हाँ, लास्ट क्लास में हम लोग देखिए इधर न्यूक्लियर फ्यूजन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? न्यूक्लियर फ्यूजन देख रहे थे, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बहुत भारी न्यूक्लियस होते हैं, आपको याद है ये ईबीएन वर्सेस ए का जो हमने ग्राफ देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बहुत हल्के न्यूक्लियस है और जो बहुत भारी न्यूक्लियस है वो दोनों अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत भारी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर कितना है, 200 है मान लीजिए। कोई उससे थोड़ा हल्का है, तो जाहिर सी बात है समथिंग 110, अरे है कि नहीं। कोई थोड़ा उससे भी हल्का है, उससे भी अगर हल्का है तो उसका मास नंबर कितना हो जाएगा, तो अगर 90 हो जाएगा। तो इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका है, तो 90 वाले का है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका है बताइए? 110 वाले का है। अरे बोलो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये 90 वाला होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा 110 वाला, और सबसे कम स्टेबल कौन है, ये 200 वाला है। तो 200 वाला ऑब्वियसली चाहेगा कि वो 90 और 110 में टूट जाए। ये सब देखा था हम लोगों ने ना। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। टूटने को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा था कि किसी भी न्यूक्लियस को अगर आपको तोड़ना है तो वो अपने से नहीं टूटेगा, आपको कुछ चला के मारना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल मिट्टी का ढेला है तो बहुत अनस्टेबल चीज है। पत्थर जो है वो एक स्टेबल चीज है, उसको तोड़ना आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी आपको देना पड़ेगा। लेकिन मिट्टी का जो ढेला है वो काफी, अरे मिट्टी का ढेला कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, हल्का सा मार दीजिएगा टूट जाएगा। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो 200 वाला है ना, ये बहुत अनस्टेबल है, हल्का सा उसको मार दोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपने से नहीं टूटेगा। फिर सवाल है कि तब किस चीज से चला के मारा जाए। तो मैंने बताया था कि हम प्रोटॉन्स चला के नहीं मार सकते, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन को चला के मारोगे ना तो ये लगातार इसको रिपेल करता रहेगा, जिससे इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, कहीं ना कहीं ये जीरो भी हो जाएगा और फिर ये वापस लौट के आ जाएगा। तो टकराएगा ही नहीं तो तोड़ेगा क्या। अल्फा पार्टिकल को भी नहीं चला के मार सकते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक ऑप्शन बचता है थोड़ा भारी पार्टिकल, अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन बचता है, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो न्यूक्लियस इसको रिपेल भी नहीं करेगा और इसको आने देगा। तो इसीलिए किसी भारी न्यूक्लियस को तोड़ना होता है तो हम न्यूट्रॉन चला के मारते हैं। बाबू इधर ध्यान दे दो, ठीक है। अभी तुम लोग बस में नहीं बैठा है, क्या भोजपुरी गाना चला दे क्या? हाँ चलो हो गया, तमाशा नहीं, ठीक है। तो जब भी कोई हेवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है, प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और तोड़ने के लिए आपको न्यूट्रॉन चला के मारना होगा। तो जैसे एग्जांपल ले रहे थे हम लोग की यूरेनियम 92 और 235 है, इस पे आप न्यूट्रॉन चला के मारिएगा तो ये टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बैलेंस करें तो ये 92 प्रोटॉन्स इसके पास हैं, इसके पास है 56 और इसके पास है 36। तो 56 और 36 92 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बैलेंस करें तो बाबू काउंट करोगे तो ये होगा 143। अरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा ना, तो 143 और इसके पास है एक। ए पागल रे, ये खुद एक न्यूट्रॉन है, तो ये भी जब टकराएगा तो इसी सिस्टम का ना हिस्सा बन जाएगा। तो मिला जुला का टोटल 144 न्यूट्रॉन्स हैं। आप इसको और इसको जोड़िएगा तो ये बस 141 ही आ रहा है, यानी 3 न्यूट्रॉन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो 3 न्यूट्रॉन इस प्रोसेस के दौरान बाहर निकल जाता है। मैंने होता यह है कि जैसे यूरेनियम पे अगर आप न्यूट्रॉन चला के मारिएगा ना तो ये तो खैर टूट जाएगा, अरे ये टूट जाएगा, बीच में से क्या होगा, ये हो गया बेरियम, ये हो गया, और इसमें से निकल जाएगा क्या बताओ ना, 3 गो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। और फिर ये 3 जाके आगे किसी और को तोड़ेगा तो वो बाद में देखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल हमने लिया था और हमने ये देखा था कि जरूरी नहीं है कि जब भी आप न्यूट्रॉन चला के मारिएगा यूरेनियम पे तो हमेशा आपको बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिले, हो सकता है कुछ और भी मिल जाए। जैसे अभी क्या मिल रहा है, एंटीमनी और नियोबियम। ये एंटीमनी और क्या है, नियोबियम है।
ऐसे भी टूट सकता है। और इसके लिए मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे मिट्टी का ही ढेला है, आप एकदम बीच में मार दीजिएगा तो आधा आधा टूट जाएगा, थोड़ा इधर साइड में मार दीजिएगा तो इधर वाला छोटा रहेगा, इधर वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। आप समझ रहे हैं? यानी इसको तोड़ने के आपके पास कितने तरीके हैं? अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट तरीके हैं। अरे बोलिए ना, ऐसा है। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है कि जो न्यूट्रॉन आपने चला के मारा है वो कहां जाके लगा है, उस हिसाब से ये टूटेगा। अरे बोलो, और भी उपाय हो सकता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है बताइए? एंटीमनी और नियोबियम में टूटा है और टोटल कितना न्यूट्रॉन निकल के भागा है? 4 गो निकल के भागा है। तो उसमें 3 था, इसमें 4 था। एक और अगर हम एग्जांपल लें, यूरेनियम का ही लें और उस पर भी न्यूट्रॉन चला के मारा जाए तो ये जेनॉन एंड स्ट्रोंसियम में टूटा है। तो अगर इसको बैलेंस करिएगा तो एक बार फिर से 92 आएगा, लेकिन न्यूट्रॉन बैलेंस करिएगा तो पता चलेगा 2 गो न्यूट्रॉन, हाँ, को ठिकाने लगाना पड़ेगा आपको, तो 2 न्यूट्रॉन बाहर निकल गए। सही है? तो यहां तक मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। चलिए आगे बढ़े। अब सुनिए, जब भी यूरेनियम का और बार बार यूरेनियम ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है ना, उसके लिए हम कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं? यूरेनियम। हम ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदते हैं, है कि नहीं? बीच बीच में न्यूज यूज में भी आता होगा कि यूरेनियम, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया आनाकानी भी करता है ना यूरेनियम देने में। खैर, तो जब भी यूरेनियम का एक न्यूक्लियस टूटता है तो एवरेज बाबू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एक फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, क्या है? अब हमने एक न्यूट्रॉन चला के मार दिया, टूट गया। तो खाली टूटता थोड़े है, इसमें से और न्यूट्रॉन्स भी तो निकलती हैं। तो मान लीजिए इसमें से सिर्फ 2 ही निकाला जाए, ये वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, सबसे लास्ट वाला। अरे इसमें कितना न्यूट्रॉन निकला है? सिर्फ 2 ही निकला है। तो 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकता है कि नहीं? तो मान लो कि यहाँ पे 2 निकल रहा है। अब क्या होगा कि आप अगर यूरेनियम का एक सैंपल लीजिएगा तो क्या उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा? उसमें सिर्फ एक ही किसी बात का सदमा लगाया है? पिकनिक नहीं जाने का है? अच्छा कोई बात नहीं है, फिर चला जाए क्या? अब हमको लग रहा है कि जो नहीं गया था ना, उससे ज्यादा फिर से वो एक्साइटेड होगा जो गया होगा ना। फिर से जाना चाहते हो क्या? हाँ। मूवी चालू होता है तो एक आता है ना, मैं मुकेश हूं। सिनेमा हॉल मूवी देखे हो? ठीक है, फिर से चला जाए क्या? ना अब रहने दो, अब चलेंगे हम लोग जनवरी में। ठीक है, जनवरी में तो चलेंगे। कोई बात नहीं है, जीवन में आपके अफसोस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, सुनिए। हमको लग रहा है कि एक बस तो हो ही जाएगा सब फिर से। सुनो सुनो, क्या? अच्छा देखा जाएगा। मैं कह रहा हूं पहले ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो पहले। हुआ क्या कि एक न्यूट्रॉन चला के मारा गया तो न्यूक्लियस टूटा, उसमें से 2 गो और न्यूट्रॉन निकला। मैं कह रहा हूं कि तुम इतना सा भी यूरेनियम लोगे और इतना सा क्या लोगे तुम? बस 200 कितना ले लो, सॉरी 235 ग्राम ले लो। तुमको पता है ना कि अगर हम मास नंबर को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दे तो 1 मोल का मास होता है। तो मात्र 235 ग्राम कितना होगा? इतना सा होगा, 250 ग्राम इतना ही ना होगा। यूरेनियम का भी भारी मटेरियल है। तो उसमें भी बाबू रे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 23 एटम्स होंगे, उतने न्यूक्लियस भी होंगे। अरे बोलिए। और लगभग लगभग ये नंबर हमारे लिए कैसा नंबर है? इनफाइनाइट है। 1 करोड़ में बस 10 टू दी पावर 7 होता है, 1 अरब में 1 बिलियन में बस 10 टू दी पावर
9 होता है। 1 ट्रिलियन में 10 टू दी पावर 12 होता है। हाँ, ये कहाँ 10 टू दी पावर कितना है? 23 है। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए इतना सा भी आप यूरेनियम लेते हैं ना, तो इसमें भी इनफाइनाइट न्यूक्लियस है। तो हमने जो न्यूट्रॉन चला के मारा होगा तो वो तो किसी एक ही से ना टकराया होगा। अरे एक न्यूट्रॉन एक ही न्यूक्लियस से टकराया होगा, लेकिन उसके आसपास में अभी बहुत सारे और न्यूक्लियस भी होंगे। अब सुनिए क्या होगा, इसमें से 2 न्यूट्रॉन निकला तो वो क्या करेगा बताओ? वो बाबू 2 और को तोड़ेगा। अब इसमें से फिर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। फिर ये दोनों क्या करेगा बताइए? ये दोनों जाके 2 को और तोड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो जाएगा। अरे यही ना होता है कि हम जोड़ेंगे 2 को, वो जोड़ेगा 4 को, फिर वो जोड़ेगा 8 को, ऐसा करते चले जाओ। फिर इसमें से बताइए कितना निकलेगा? शांत रहिए। कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से। तब ये लोग जाके कितनों को तोड़ेंगे बताइए जल्दी? कितनों को तोड़ेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर इसमें से 2 निकलेगा। तो ये जाके 16 को तोड़ेंगे। 16 दूना 32, दूना 64, दूना 256, दूना 512, दूना 1024, दूना 20, ऐसा बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? अरे बोलिए ना। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इस सैंपल में जितने न्यूक्लियस हैं सब के सब ना टूट जाएं। नहीं, क्या नहीं पढ़ना है क्या? अभी तुम्हारी खुमारी उतरी नहीं है क्या? है अभी उसी नशे में हो ना? देखो सुन लो, इसके बाद है थोड़ा इसका बैक चेक करेगा। रहने दो, उतार के रखा हुआ है उधर। मैं कह रहा था कि इसके बाद फिर 2 को निकलेगा। तो ये अगला जाके 16 को तोड़ेगा, फिर 16 दूना 32, इस तरीके से। और तब तक होता रहेगा जब तक इसके अंदर का सारा न्यूक्लियस ना टूट जाए। ठीक है? इस प्रोसेस में एनर्जी जो होगा बाबू वो लगातार बढ़ता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हर 1 सेकंड में 1 जनरेशन टूट रहा है। बोलो ना। तो इसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड जनरेशन। इसको बोला जाएगा, नहीं जैसे इंसानों का जनरेशन बढ़ता है ना, तो ऐसे भी ये भी बढ़ रहा है। एक मान लो 2 को पैदा किया तो वो 2 4 को, वो 4 को 8 को। तो ऐसा ही ना धरती का जनसंख्या बढ़ रहा है। क्या हुआ? तो इसको बोला जाएगा, देखिए नहीं पढ़ने का मन है आप बोल दीजिए, ठीक है? कुछ खास इसमें है नहीं, वो अपने से ही पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। छोड़ दें? ठीक है? तो अगले 5 मिनट में कोई नहीं बोलेगा। इसको बोला जाएगा फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि पहली बार यही टूटा था। फिर इसने इन दोनों को तोड़ा है, तो ये कौन सा जनरेशन हो गया? सेकंड जनरेशन। ये हो गया। हर जनरेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते जा रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली, कोई भी फैमिली होता है, चाहे पूरे अगर क्या कहा जाए, जितनी भी स्पेसीज हैं उनका भी जो पॉपुलेशन बढ़ता है वो इसी हिसाब से बढ़ता है। 1 पैदा करता है 2 को, अरे मतलब ऐसा नहीं होता है 2 पैदा करेंगे अगर 4 को। अरे तो पैदा करने के लिए 2 होने चाहिए, तो 2 अगर 4 को पैदा करते हैं तो एवरेज देखा जाए तो 1 तो 2 ही को ना पैदा कर रहा है। तो 1 2 को 2, 4 को 4, 8 को, ऐसे करते हुए जनसंख्या बढ़ रही है। इसमें एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन फैक्टर, जिसको डिनोट किया जाता है कैसे? के से। और रिप्रोडक्शन फैक्टर का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ कोलिजन्स इन अ गिवन जनरेशन। क्या? नंबर ऑफ कोलिजन्स इन अ गिवन जनरेशन। ये आपको ऊपर लिखना है। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन अ गिवन जनरेशन को कहां रखना है? ऊपर रखना है। और नीचे आपको रखना है नंबर ऑफ कोलिजन्स इन प्रीसीडिंग जनरेशन। प्रीसीडिंग का क्या मतलब हुआ? पिछला वाला, पहला वाला। तो इन हो जाएगा तुम्हारा प्रीसीडिंग
जनरेशन। अब जैसे हम लोग इसके लिए देखें तो आप कोई भी एक जनरेशन उठा लीजिए, जैसे बताइए इसी जनरेशन में नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए हैं? 8 न हुए हैं? अरे 8 ही न हुआ है, तो इसको तुमको कहाँ रखना है बताओ? इसको तुमको कहाँ रखना है? खोजो कहाँ है। ठीक है, अब बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ सुनो, इसमें बताओ नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए हैं? 8 लोग ना आके टकराए हैं, बोलो। तो ऊपर लिखना होगा तुमको क्या, आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स इन प्रीसीडिंग जनरेशन। तो इसका पहले वाले में कितना था, तो उसको आप लिख दीजिए। तो बताइए इस केस में रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना आ गया? तो इसका मतलब हुआ ना कि ये जो जनरेशन है वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। माने 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी को और इसी को लेंगे। आप एक काम करिए, आप इस जनरेशन को लीजिए, तो कितना हुआ? 4 हुआ। अब इसके पहले वाले को लीजिए, कितना हुआ? तो 2 हुआ। यहाँ पर भी कितना आएगा? तो ये हमेशा सेम ही आएगा, सही है। आप इसको भी ले सकते थे, यहाँ कितना है? 2 है, और इसके पहले वाले में कितना है? 1 है। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? तो आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ऑब्वियसली 2 से ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए अगर हम ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा वाला? ये वाला ले लेते हैं, तो क्या होता? जब एक टूटता तो कितना निकलता? 3। तो अगले जनरेशन में 3 ना टूटता, अगले जनरेशन 9 टूटता, अगले जनरेशन में 27, अगले जनरेशन में 81, अगले जनरेशन में 243, ऐसे होते जाता। तो ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब सुनिएगा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेन रिएक्शन कैन बी ऑफ क्या? 2 टाइप्स। ये मिटेगा नहीं, इधर से देख लेना। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो बाबू अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, हाँ वो चेन रिएक्शन होता है जिसमें के की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है? 1 होती है। बोलिए, अरे के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। जैसे पिछले केस में के की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। ये एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। बोलो ना, क्यों है पता है? क्योंकि पहले जनरेशन के टूटने से आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगा, तो अगले जनरेशन के टूटने से 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले वाले से 800 मेगा इलेक्ट्रॉन, अगले वाले से 16। ये एनर्जी लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसको कंट्रोल करना फिर आपके बस में नहीं रहेगा। अरे बोलिए। और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। बोलिए ना, उसमें तो हमको यही ना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकले ताकि पूरा शहर तबाह हो जाए, ताकि बम पटक के फिर जाएंगे हम उसको कंट्रोल करने कि हो गया 10 आदमी को मरना था, मर गया, अब रुक जाओ। ये आपके मन का रहेगा? तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। इसमें एनर्जी लगातार बढ़ते जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, सही है। बात करेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की। तो बाबू कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब देखते हैं कि हम अचीव कैसे करेंगे, यानी किसी भी चेन रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक न्यूट्रॉन चला के मारिएगा, इसमें से कितना निकलेगा? 2 को निकलेगा। फिर ये कितनों को तोड़ेगा? 2 को तोड़ेगा। ये 2 को न्यूट्रॉन 2 ही को ना तोड़ेगा। अब इसमें से कितना निकलेगा? 4। तो फिर ये कितनों को तोड़ेगा? 1 2 3 और 4 को तोड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। फिर ये कितनों को तोड़ेगा? ठीक है, कोई बात नहीं है। ये कितनों को तोड़ेगा? ये तोड़ेगा 8 को तोड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और क्या ऐसा 8 हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसके बाद हम इसको कंट्रोल कर लें। तो कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ ना कि इस जनरेशन में कितने टूटे हैं? तो इसके अगले वाले में भी 8 ही होना चाहिए, फिर उसके अगले वाले में भी। तो हम लोग बोलेंगे कि हमने इस चेन रिएक्शन को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। जैसे इसका मतलब हुआ कि जैसे सरकार को अगर कभी पॉपुलेशन कंट्रोल करना होता है तो वो क्या नारा देता है? हम 2 हमारे 2। मतलब हम 2 हैं तो हमारे भी 2 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। हम 8 हैं तो हमारे भी, अरे मतलब यार क्या बात करते हो?
अरे दो दो करके अगर 4 हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी दो दो करके, हाँ मतलब ये 8 है तो आगे वाले जनरेशन में भी तो 8 ही ना होगा, बोलो। तो इससे इससे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है पॉपुलेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसके लिए हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि इसमें से मान लीजिए निकला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या 11 12 13 14 15 और 16 ऐसा हुआ, बोलो ना। अब देखिए क्या है कि जिस जगह पे हम ये रिएक्शन करा रहे हैं ना, और फ्यूल के रूप में मान लीजिए अगर हम यूरेनियम ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस जगह पे बोरोन और कैडमियम के कुछ रॉड्स इंसर्ट कर देते हैं। किसके? बोरोन और कैडमियम। उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर न्यूट्रॉन आकर टकराएगा तो उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर ले, उसका न्यूक्लियस जो है न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एकदम आधा पर ले आके, शांत रहो, जो रॉड है उसको कहां लाके डाल देंगे? एकदम रिएक्टर में आधे पर लाके डाल देंगे। तो आधे पर डाल देने का मतलब हुआ कि वो आधे न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने 10 गो न्यूट्रॉन निकला है तो उसमें से 5 गो को एब्जॉर्ब कर लेगा। 50 निकला है तो 25 गो को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर, यानी हर 2 में से 1 गो को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मान लीजिए कि इसमें से ये बाबू 2 गो निकला है तो इसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, काट दिया जाए। इस 2 में से 1 को, 2 में से 1 को, 2 में से 1 को, 2 में से 2 में से 1 को, 2 में से 1 को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो बताइए अगले जनरेशन तक अब बस यही न्यूट्रॉन्स ना पहुंच पाएंगी? अरे बोलिए ना। माने ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि पैदा तो 16 लोग हुए थे, 8 लोगों की हमने शादी ही नहीं कराई, बस 8 ही लोग अब अगले जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो अब ये टकराएंगे कितने लोगों से बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब फिर इसमें से कितना निकलेगा ये बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कैसे हो गया? वही ज्यादा हो गया एगो, हाँ ज्यादा हो गया, ठीक है। 16 हो गया था ना? नहीं होता, 16 हो गया था। अब जो हमने कैडमियम और बोरोन का रॉड डाला है तो फिर क्या करेगा? इन 16 में से 8 को एब्जॉर्ब कर लेगा। 8 को एब्जॉर्ब कर लेगा का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसको बोलो, इसको और इसको अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर 8 ही लोग ना अगले जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो बताइए अब फिर कितना टूटेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और कोई छूट गया लग रहा है, हाँ यहाँ पर छूटा है, 8 टूटेगा। फिर इसमें से कितना निकलेगा? नहीं निकलेगा तो 16, लेकिन कैडमियम या फिर बोरोन का जो रॉड है वो उन 16 में से 8 को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर 8। इस तरीके से हम लोगों ने इस चेन रिएक्शन को क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। और जो एनर्जी है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है। नहीं समझे आप? जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड में, मतलब हर नया जनरेशन अगर पैदा हो रहा है 1 सेकंड में, तो अगर यहां पर सिर्फ 8 कोलिजन्स हुए थे तो 8 दूना 1600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगा। अरे हर एक न्यूक्लियस के टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगभग निकलता है। तो यहां कितना निकला है? 1600। यहां भी कितना निकलेगा? 1600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां भी कितना निकलेगा? यानी एनर्जी कांस्टेंट हो गई। बोलिए हाँ। और इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसके लिए अगर आपको के की वैल्यू निकालनी होगी, क्या करेंगे? किसी भी जनरेशन में हम लोग देख लेंगे नंबर ऑफ कोलिजन कितना है। बताइए इस जनरेशन में नंबर ऑफ कोलिजन कितना है? 8 ही ना है। इसके पहले वाले में कितना है? 8 ही ना है। अरे बाबू तो 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा। आप इसको भी देखिएगा तो कितना है? इसके पहले वाले में भी कितना था? 8 ही था। तो अरे कंट्रोल इसके बाद हुआ है, यहां से हम लोग बोलेंगे कि ये कंट्रोल्ड है। इसके पहले क्या था? ये अनकंट्रोल्ड था। शुरू में तो थोड़ा देर के लिए आपको अनकंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही जितनी एनर्जी आपको चाहिए उतनी एनर्जी जब आप अचीव कर लीजिएगा उसके बाद आपको उसको कंट्रोल कर लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? और ज्यादा एनर्जी चाहिए, मान लीजिए हमको, शांत रहिए, हमको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, थोड़ी देर और अनकंट्रोल्ड हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा।
ऐसे रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली पैदा करने के लिए। क्या करने के लिए? बिजली पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब सुनिए, मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना होता है, वो वाला इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में सप्लाई होता है, तो वो डीसी होता है कि एसी होता है? वो एसी होता है। और एसी पैदा करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एक आर्मेचर कॉइल लीजिए, याद करिए वो दिन है, इधर नॉर्थ पोल वाला, इधर साउथ पोल वाला। कितना अभी कितना है? 0। याद आ रहा है? 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट। याद आया? फिर ये कम होने लगता था 0 वोल्ट, और फिर नेगेटिव में बढ़ने लगता था 10 वोल्ट, फिर ऐसा करके। तो मैंने कहा था कि आप किसी तरीके से इस आर्मेचर कॉइल को 2 मैग्नेट्स के बीच में बस क्या करते रहिए, आप नचाते रहिए। जब तक ये नाचते रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के अनुसार इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता रहेगा। ईएमएफ का मतलब वोल्टेज पैदा होता रहेगा। अब वोल्टेज पैदा होता रहेगा तो इसके अंदर करंट भी पैदा होता रहेगा। अब इस चीज को नचाने के कई सारे तरीके हैं। बोलिए, कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जैसे जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं वो किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक है हमारे देश में एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ना। तो वो क्या करता है कि बड़े बड़े डैम्स बनाता है नदियों पे। अब डैम्स में क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, और वो पानी जो है, मान लो ये डैम है, वो पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टरबाइन टाइप का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसा पंखा लगा होता है। तो क्या होगा, जब ये पानी इसके ऊपर गिरेगा तो ये नाचेगा। अब इसी से कनेक्टेड होता है ये आर्मेचर कॉइल। तो जब ये नाचेगा तो ये आर्मेचर कॉइल भी नाचेगा, और आर्मेचर कॉइल नाचेगा तो बिजली पैदा होगी। इसको पन बिजली कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहा जाता है। सही है। एक तरीका और है, तरीका है कि आप एक कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में क्या करिए, पानी को गर्म करिए बड़े से कंटेनर में, और इस पानी को आप गर्म करिए। ठीक है, क्या करिए, तो अभी गर्म करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम कोयला जला के गर्म करें। तो हमारे देश में एक संस्थान है जिसको एनटीपीसी बोला जाता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कांटी में एनटीपीसी का एक प्लांट है, कांटी मुजफ्फरपुर से जस्ट पहले है। तो वहां पे कोयला जला के ही पानी को गर्म किया जाता है। अब पानी गर्म हो गया तो भाप निकलेगा इसमें से, बोलो। और एक बहुत, मतलब समझो ना कि ये कुकर की सीटी है, तो कुकर जब सीटी देता है तो बहुत हाई प्रेशर के साथ इसमें से गैसेस निकलती हैं। अब ये हाई प्रेशर के साथ जो गैसेस निकलेंगी वो इस टरबाइन को नचाएंगे, और ये टरबाइन जुड़ा रहेगा आर्मेचर कॉइल से। आर्मेचर कॉइल नाचेगा, इसमें ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा तो बिजली पैदा होगी। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन इस तरीके का ड्रॉबैक ये है कि, अच्छा फायदा ये है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें पॉल्यूशन, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि अब हर जगह नदी थोड़े है। जहां जहां नदी होगा वहीं पे ना हम ये कर सकते हैं, और वो भी नदी कोई मामूली नदी नहीं होना चाहिए, अच्छा खासा पानी होना चाहिए, सालों भर उसमें पानी होना चाहिए। अरे है कि नहीं? तो एक ड्रॉबैक ये है कि हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। ये हर जगह अवेलेबल हो सकता है, कोयले को हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, बहुत भयंकर पॉल्यूशन करेगा। कोयला जलाएगा, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एक और तरीका है, और वो तरीका इसी से रिलेटेड है, और वो तरीका है कि हम इस पानी को, कोयले को जला के ना गर्म करें, न्यूक्लियर फ्यूजन करा के, अरे बोलो ना, न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे तो उसमें से भी तो एनर्जी रिलीज होगा। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इस पानी को गर्म करें। तो बाबू याद रखना, 1 केजी यूरेनियम बस लो, इतना सा होगा। उससे जितना एनर्जी रिलीज होगा ना, उतना एनर्जी 1 करोड़ केजी कोयला जलाने से रिलीज होगा। अब आप समझिए, 1 करोड़ केजी कोयला की जगह पे बस 1 केजी यूरेनियम काफी है। अगर 1 करोड़ केजी कोयला जला के 1 महीने अगर बिजली कोई प्लांट पैदा करता है, तो बस 1 किलो यूरेनियम से वो 1 महीना पैदा करता रहेगा। क्लियर है? तो हमारे देश में ये भी है, बोलो ना, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर प्लांट। लेकिन ये बहुत कम है, आई थिंक कि बस 6 या 7 ही है। 7 है क्या? 7 ही है। और
कोटा के जस्ट बगल में एक जगह है रावत भाटा, वहां पर भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है कि पॉल्यूशन एकदम नहीं है इसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में, ठीक है। इसमें कोई धुआं नहीं निकलता है, डायरेक्ट आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसका बहुत भयंकर घाटा भी है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में है हमारे देश में। इसका घाटा यह है कि गलती से अगर थोड़ा बहुत भी इसमें लीकेज हो गया, समझ रहे हो, चाहे कुछ भी गड़बड़ी हो गई, तो पूरा का पूरा कोटा, हाँ कोटा गायब हो जाएगा। टेंशन मत लो, रावत भाटा अगर उड़ेगा तो कोटा भी गायब हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन चाहिए, बहुत ज्यादा टेंशन वाली चीज है। अगर आपको जानना है कि इसे कितना टेंशन होता है, तो एक चेरनोबिल नाम की जगह है जो आज है यूक्रेन में। 1990 से पहले वो, हाँ या फिर 86 से पहले रशियन फेडरेशन का वो हिस्सा था। चेरनोबिल नाम है। वहां पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये गड़बड़ी हो गई थी। वो जो रॉड मैंने बोला ना, वो रॉड डाला जाता है कंट्रोल करने के लिए, गलती से वही रॉड जो है वो बाहर आ गया था। रात का समय था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो रॉड बाहर आ गया। अंदर का जो चेन रिएक्शन है वो अनकंट्रोल्ड हो गया, और जब तक कंट्रोल किया जाता बहुत देर हो चुका था। आज भी वो जगह चारों तरफ से सील किया हुआ है। बहुत हजारों लाखों लोग तो मरे थे उस समय, लेकिन आज भी हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसा हो जाए तो बहुत मतलब आसपास का 200-400 किलोमीटर का इलाका जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत कम मात्रा में है और नया बनाया भी नहीं जाता। अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि उस न्यूक्लियर रिएक्टर से किसी एक राज्य को बिजली दी जा रही है, तो उस राज्य को तो कांस्टेंट रेट पर ना बिजली चाहिए। ऐसा थोड़े कि इस सेकंड चाहिए अगर 5000 मेगावाट, तो अगले सेकंड चाहिए 10,000 मेगावाट, ऐसा थोड़े है। जैसे हमारे क्लासरूम में ही जो हम लोग बिजली अभी खर्च कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रेट से ही ना खर्च कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए कांस्टेंट रेट से अगर आपको बिजली चाहिए तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, सही है। चलो ठीक है। अगला है कि अगर हमको इस न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या करना है, रोकना है। जा, अब हो सकता है कि मान लीजिए गर्मी का दिन है, हमको गर्मी का दिन है, ज्यादा बिजली चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में हम लोग ये चेन रिएक्शन कराएंगे, बोलिए। लेकिन ठंडा का दिन है तो अभी हमको थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए, तो इसको कम भी तो करना पड़ेगा। या मान लीजिए उस पावर प्लांट को अब हमको बंद ही कर देना है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हमको रोकना भी तो पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है? तो बाबू उसके लिए वो जो कंट्रोल रॉड है ना, उसको हम और अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो पहले 16 को में से 8 को एब्जॉर्ब कर रहा था, हो सकता है 16 को में से 12 को एब्जॉर्ब कर ले। 75%, एक काम करिए, क्या 75% आप इंसर्ट कर दीजिए। 75% का मतलब हुआ 3/4, यानी 4 में से 3 को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले 2 में से, यानी 50% को ना एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी 4 में से कितना, 3 एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी देखो क्या होगा तब, बताओ इसमें से कितना निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हर 4 में से 3 एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बताइए, मान लीजिए कि इसको इसको और इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एक बच गया। अरे एक बच गया ना, तो फिर क्या करेगा, इसको 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 एब्जॉर्ब कर लेगा, एक बच गया। इसको इसको इसका एक बच गया, इसको 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 एब्जॉर्ब कर लेगा, एक बच गया। बताइए अगले जनरेशन में बस कितने लोगों का पार्टिसिपेशन होगा? 4 ही लोगों का होगा। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है कि ये जाके टकराएंगे, ये जाके टकराएंगे कितने से? 1 2 3 और 4 से। अब इसमें से भी कितना निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी हमने 75% इंसर्ट करके रखा है, इसका मतलब हर 4 में से 3 को वो खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बताइए 4 में से 3 एब्जॉर्ब करेगा, तो एक काम करते हैं, इसको इसको एब्जॉर्ब करा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर। 4 में से 3 एब्जॉर्ब नहीं हो गया? अरे इस 4 में से 3 एब्जॉर्ब हो गया, एक छूट गया। इसमें भी बताओ 1 2, और इसको छोड़ दिया जाए तो अगले वाले में बताओ कितना जाएगा? बस 2 ही जाएगा। ये वाला बाबू, ये वाला, और तो 2 से ये टकराएगा। आप समझ रहे हैं? तो जिस हिसाब से ये अनकंट्रोल्ड हुआ था, उसी हिसाब से देख रहे हो हम इसको कंट्रोल करके रोकने जा रहे हैं। तो इस केस में कितना निकलेगा? 1 2 3 और 4। तो अब मान लो कि 4 में से 3 को तो ये ऑब्जर्व कर लेगा ना, तो इसको इसको और इसको इसने ऑब्जर्व कर लिया, बस एक ही बचा। अब ये जाके
ये जाके बस एक ही से ना टकराएगा। अरे बोलिए ना, अब इसमें से कितना निकलेगा? 2 को निकलेगा। तो बाबू 4 में से 3 एब्जॉर्ब कर ले रहा था, 2 को निकला है, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये न्यूक्लियर रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकना है या उसके रेट को स्लो करना है, तब उसके लिए K की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 1 होनी चाहिए। यहां पे K क्या था? ग्रेटर देन 1 था। यहां से लेकर यहां तक K क्या था? इक्वल टू 1 था। लेकिन इसके आगे K क्या है? लेस देन 1 है। यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। बताइए इस जनरेशन में कितना है? 2 है। बोलिए इस जनरेशन में कितना है? 2 है। और इसके अगले वाले इसके पिछले वाले जनरेशन में कितना है? 4 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 नहीं हो जाएगा? अरे बोलो ना, चाहे यहां कितना है? 1 है। इसके अगले वाले इसके पिछले वाले में कितना है? तो 1/2 आ गया। तो अगर K की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, इसका मतलब ये रिएक्शन अब रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। आप देख लीजिए किताब में ये सब लिखा होगा। सुनो, हल्ला मत करो। हाँ, हो गया ना? चलो, एक सवाल है बिहार बोर्ड ने पूछा 2018 में कि द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है कि एक न्यूट्रॉन को चला के मारा गया किसी यूरेनियम के न्यूक्लियस पे, तो क्या होगा? टकराने के दौरान ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? माने हम भी इस न्यूट्रॉन को अगर इस सिस्टम का ही हिस्सा मान लें, तो बाहर से कोई फोर्स थोड़े लग रहा है। टकराने के दौरान ये इस पर लगाएगा, ये ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ इस पे लगाएगा। यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना रहे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। क्या बात करते हो? अरे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यही ना है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सही है। तो पूछ रहा है कि बताइए वो कौन सी क्वांटिटी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान कंजर्व्ड रहती है? पहले बताइए तो, चार्ज कंजर्व्ड रहता है क्या? चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मास कंजर्व रहे या चाहे ना रहे, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये तो होगा ही। बताइए लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है? हाँ, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। और एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व्ड होता है जब एक्सटर्नल टॉर्क ना हो। अब जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा। तो मिला जुला के लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा, टोटल चार्ज भी कंजर्व्ड होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। बिहार बोर्ड सन 2018। तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, अब एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बता देंगे। अरे एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यही हम लोग लिख देंगे। राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बता देंगे कि वो क्या होता है। उसमें एक हेवी न्यूक्लियस 2 लगभग बराबर मास के न्यूक्लियाई में टूटते हैं। ठीक है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और बिल्कुल ऑब्वियसली एक आध को एग्जाम्पल भी हम लोग दिखाएंगे। अरे एग्जाम्पल देखा था ना हम लोगों ने, तो वो भी लिखेंगे कि कितना नंबर का है, 5 नंबर का। और रेडियो एक्टिविटी में हम लोग बता देंगे कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है उसका क्या होता है? डीके होता है। और डीके 3 टाइप का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और सबके बारे में बताएंगे कि अल्फा डीके ऐसे होता है, बीटा डीके ऐसे होता है। मतलब जितना मन करे आप लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ठीक है, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक न्यूट्रॉन आके टकराया है किससे? यूरेनियम 92 और 235 से, और मिला है हमको क्या? जेनॉन। और ये है 54 और ये क्या है? ए है। प्लस स्ट्रोंसियम बी है और ये क्या है? 94 है। बोलिए
और निकला है कितना? अरे कितना निकला है? 2 न्यूट्रॉन निकला है। तो आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू। तो बाबू सबसे पहले तो ये 92 है, तो नीचे मिलकर कितना होना चाहिए? 92 होना ही चाहिए। बताओ तो कितना हो जाए यहाँ पर? कितना? 38। तो ये तो हो गया 38 प्लस 54 ही ना 92 आएगा। बी की जगह पे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बी की जगह पे कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अब उसके बाद हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को खाली बैलेंस कर लेना है। आप बताइए यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2 हैं। यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो 94 में से 38 घटा के बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? एकदम कंफर्म हो? 56 आ रहा है। चलो ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना, तो 56 और 2 मिलके कितना? 58 न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं। बोलिए, यानी जो बचे हुए न्यूट्रॉन्स है वो किसके पास होने चाहिए? अरे किसके पास होने चाहिए? इसके पास होने चाहिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है कितने? तो यहां से हमको मिल रहा है 143 और यहां पर है एक, टोटल 144 होना चाहिए। अब 144 में 56 इसके पास है, तो बचा कितना? तो 144 में से 56 घटा लो, कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? ये 58 आ रहा है क्या? कंफर्म हो 58 आ रहा है? कितना? अच्छा 88 बोल रहे हो, तो ये 88 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 88, तो हम यहाँ 88 लिख दें। यहाँ क्या लिखा जाता है? यहाँ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ना लिखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन है 54, न्यूट्रॉन है कितना? 88, क्योंकि 88 होना चाहिए तभी जाके न्यूट्रॉन बैलेंस्ड होगा। आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 88 प्लस 54 करके बताइए कितना आ रहा है? 142। तो इस ए की वैल्यू हो जाएगी 142। ऐसा कुछ बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सही है। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन बता देंगे। एक में हेवी न्यूक्लियस टूटता है और इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी दे देंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ा है हम लोगों ने कई सारा। ठीक है, ये बोलता है मैच द कॉलम बताइए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके नाम से जाना जाता है? आइंस्टीन के नाम से। एक्सरे जो है वो इसकी खोज की थी किसने? रोएंगटन ने इसकी खोज की थी। अरे बोलो। लेकिन एक्सरे के बिहेवियर वगैरह के बारे में जो स्टडी किया था वो किसने किया था? मोजले ने किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी जो है, हालांकि रेडियो एक्टिविटी में तो हेनरी बैकरल का नाम आना चाहिए, खोज उन्होंने किया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किसने किया था? रदरफोर्ड ने भी किया था। तो अगर यहाँ बोल रहा है तो रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा रदरफोर्ड के नाम। ठीक है, तो बिहार बोर्ड है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते रहता है। बाकी ये सब आप लोग अपना ट्राई करिएगा। बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की, बस ये 2 मिनट की चीज है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है किसको? किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रही बात इसके कंस्ट्रक्शन की, सुनो इधर देखो, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले बताइए, आपको ये एक चैम्बर दिखाई दे रहा है? अरे ये वाला चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है ये। तो इसके अंदर ये जो चीज आपको दिख रहा है यही है फ्यूल के रॉड्स। क्या है? फ्यूल के रॉड्स। ये सब फ्यूल रॉड्स हैं। और हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है? यूरेनियम यूज होता है। तो यूरेनियम के रॉड्स होंगे। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है यही है कंट्रोल रॉड्स। वो जो मैंने बोला था कि कैडमियम और बोरोन का रॉड होता है जिसको इंसर्ट किया जाता है। अब इसी के डेप्थ को बढ़ा के और घटा के हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते या फिर
तो हमको रिएक्शन को रोक देना है, एकदम इसको पूरा इंसर्ट कर देंगे। निकलने वाले सारे न्यूट्रॉन्स को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और थोड़ी देर में ही ये पूरा का पूरा रिएक्शन रुक जाएगा, है कि नहीं। बढ़ाना है तो इसको थोड़ा उठा देंगे, घटाना है तो नीचे कर देंगे। तो इसी को ऊपर नीचे करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते और घटाते हैं, ठीक है। कंट्रोल रॉड्स बोला जाता है, बना होता है ये बोरोन एंड कैडमियम का, ठीक है। एक और बात है, शांत रहो। ये जो जगह तुमको दिख रहा है फ्यूल रॉड्स के बीच में, ये जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा नहीं होता कि ये खाली जगह होता है, इसमें भी भरा जाता है। हेवी वाटर का नाम आपने सुना है? अरे हेवी वाटर का नाम सुना है, जिसको डिनोट किया जाता है D2O से। एक नॉर्मल वाटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। तो ये हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप से बना हुआ पानी है। केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा। यह हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप से बना है और यह हाइड्रोजन के सेकेंड आइसोटोप जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। तो वो हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप से भारी ना होगा, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि फर्स्ट आइसोटोप के पास बस एक प्रोटॉन होता है। तो केमिकल बिहेवियर तो दोनों का सेम होता है, लेकिन मास के हिसाब से देखें तो ये इससे भारी होता है, इसीलिए इसको हेवी वाटर बोला जाता है। तो पता हम लोग क्या करते हैं, इस जगह में हम लोग हेवी वाटर भर देते हैं, तो वो थोड़ा दलदल टाइप का होता है, वो नॉर्मल पानी नहीं है, वो थोड़ा गाढ़ा पानी आप कह सकते हैं। हेवी वाटर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेफाइट समझते हो ना, वो जो पेंसिल का लीड जैसे बनता है, उसका पाउडर भी हम लोग मिला के और दलदल टाइप का हम इसमें बना देते हैं। अब इसकी वजह सुनिए क्या है। जब आप एक न्यूट्रॉन चला के मारिएगा तो एक न्यूक्लियस टूटेगा, तो उसमें से 2 गो 3 गो 4 गो न्यूट्रॉन निकल सकता है। वो न्यूट्रॉन जो निकलता है बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी से निकलता है, समझ रहे हो। और वो काइनेटिक एनर्जी इतना हाई है ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर को छेद छाद के कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल। कितना भी आप कंक्रीट का दीवार खड़ा कर लीजिए, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जरूरी है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या किया जाए, कम किया जाए। इसीलिए हम दलदल टाइप का यहाँ बना देते हैं, ताकि जब न्यूट्रॉन बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ निकले तो ये जो वाटर है, ये जो ग्रेफाइट है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा कम कर दे, खुद एब्जॉर्ब कर ले। अरे बोलिए ना, हाँ। तो जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉडरेटली कम हो जाती है, बहुत कम भी नहीं कर देना है। अब इतना भी कम मत कर दीजिए कि जाके एकदम जस्ट जाके टच करे खाली, अरे टकराना पड़ेगा ना। तो हमको काइनेटिक एनर्जी को मॉडरेट करना होता है, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। इसीलिए इसको मॉडरेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये मॉडरेटर है, ठीक। अब न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलनी शुरू होगी। तो ये जिस चैम्बर में इसको रखा गया है उसके जस्ट बाहर का जो चैम्बर आपको ये दिख रहा होगा, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से शेडेड किया है, इसमें भरा जाता है कूलेंट। क्या भरा जाता है, कूलेंट है। ये पूरा का पूरा क्या है बताओ, ये सब कूलेंट है। ये सब एक ही पाइप है और एक पंप के जरिए इस कूलेंट को सर्कुलेट किया जाता है। इसका काम बहुत सिंपल है। यहां से जो भी एनर्जी रिलीज होगा उससे ये कूलेंट गर्म होगा, और कूलेंट के रूप में हम जनरली नॉर्मल वाटर जो होता है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए, तो निकलने वाली एनर्जी से ये क्या होगा, गर्म होगा। समझ लीजिए पानी है, ये गर्म होगा। गर्म होगा, पंप के जरिए इस पानी को हम कहाँ पहुंचाते हैं, यहाँ पहुंचाते हैं। यहाँ पे ठंडा पानी भरा हुआ है, तो ये जो कूलेंट है जो कि काफी गर्म हो चुका है, वो इस पानी को वापस से क्या करेगा, गर्म करेगा। अरे इधर से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा होगा ना, तो इतना तो कंफर्म है बाबू कि इसका अगर पानी है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो ऑब्वियसली होगा ही। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये पानी इसके कांटेक्ट में है तो ये भाप बनना शुरू होगा, बोलो। और भाप बनेगा तो वो जो भाप होगा वो यहाँ से होता हुआ इधर से होता हुआ, ये क्या है, टरबाइन है। अरे जिसको नचाया जाता है, जिससे क्या कनेक्टेड होता है, आर्मेचर कोयल, ठीक है। तो ये भाप बहुत हाई प्रेशर के साथ इस टरबाइन को नचाएगा, फिर वो भाप पहुंचेगा यहाँ। इधर से हम लोग ठंडा पानी भेज के फिर उस भाप को क्या कर देंगे, हाँ कंडेंस कर देंगे, का मतलब हुआ वापस से उसको पानी बना देंगे, और वो पानी फिर यहाँ पहुंच गया। फिर ये इसको क्या करेगा, गर्म करेगा, भाप बन के उधर जाएगा, फिर ठंडा होकर पानी बन के आएगा। आप समझ रहे हैं।
तो यहाँ दो जगह सर्कुलेशन हो रहा है, एक जगह तो ये कूलेंट का सर्कुलेशन हो रहा है और एक जगह यहाँ पर स्टीम का सर्कुलेशन हो रहा है। तो दो टाइप का सर्किट हो गया इसमें। अरे बोलिए ना। तो बस यही है कंस्ट्रक्शन इसका। एक और बात है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चीज दिख रहा है ना, ये, अरे बोलो ना, ये चीज जो दिखाई दे रहा है, ये बहुत मोटा कंक्रीट का वॉल होता है। बहुत मोटा कंक्रीट का क्या होता है? दीवार होता है। यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाह रहे रे तुम लोग? ये बहुत मोटा कंक्रीट का क्या होता है? वॉल होता है, ताकि अगर हल्का फुल्का रेडिएशन इसमें से बाहर निकले, क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ना है, तो रेडिएशन अगर बाहर निकले तो ये कंक्रीट का वॉल इतना, मतलब बहुत ज्यादा मोटा का मतलब समझ रही, क्लासरूम जितना बड़ा है ना, तो इतना इतना मोटा 20-20, 25-25 फीट का वो दीवार होता है, ताकि हल्का फुल्का अगर रेडिएशन कभी निकले भी तो उस दीवार से बाहर ना जा पाए, जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? बहुत नॉर्मल कंस्ट्रक्शन था इसका। प्रिंसिपल क्या है? तो ये काम करता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे। फ्यूल के रूप में क्या यूज किया जाता है? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। अब समझिएगा होता क्या। यूरेनियम को सबसे पहले एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराई जाती है। फिर ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका मास नंबर 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 239। और बाबू ये पोलोनियम होता है। क्या होता है? पीओ, पोलोनियम होता है। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एटॉमिक नंबर थोड़े चेंज हुआ है, तो ये यूरेनियम ही रहेगा, बस 239 हो जाएगा। हाँ, अब यहां पर इसका होता है बीटा माइनस डीके। क्या होता है? बीटा माइनस। तो बीटा माइनस डीके होगा तो बताओ प्रोटॉन्स की संख्या एक बढ़ेगी कि घटेगी? प्रोटॉन की संख्या एक बढ़ेगी। याद करने का तरीका था कि माइनस है तो बढ़ेगा, प्लस है तो 92 से कितना हो जाएगा? 93। लेकिन बीटा डीके में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में चेंज नहीं होता है, तो वो 239 ही हो जाएगा। और 93 पता है पता है किसका होता है? किसका? पोलोनियम का होता है। अब चूंकि बीटा माइनस डीके हुआ है, तो बीटा माइनस डीके में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, तो इसीलिए ना प्रोटॉन एक बढ़ गया है और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, और मिलता है एंटी न्यूट्रिनो। चलो ये दोनों भी मिला। अब ये जो आपका पोलोनियम है उसका एक बार फिर से क्या होगा? बीटा माइनस डीके होगा। ठीक है, तो बीटा माइनस डीके होगा तो एटॉमिक नंबर इसका एक और बढ़ जाएगा, 93 से क्या हो जाएगा? 91। लेकिन मास नंबर पे असर नहीं पड़ेगा और हमको मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। अब जाके ये जो प्लूटोनियम बना है, 94 किसका होता है? प्लूटोनियम का होता है। प्लूटोनियम धरती में नेचुरल रूप में नहीं पाया जाता है, कहीं बहुत रेयरली आपको मिल जाए, लेकिन जनरली इसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? यूरेनियम से। एगो न्यूट्रॉन चलाइए, 2 बार बीटा माइनस डीके होगा और वही यूरेनियम कन्वर्ट करता है किसमें? और ये हाईली रिएक्टिव होता है, यही टूटता है। डायरेक्ट यूरेनियम नहीं टूटता है, पहले वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्लूटोनियम, और उसके बाद टूटता है। अरे बोलो ना, ये होता है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। मॉडरेटर पढ़ा हम लोगों ने? अरे पढ़ा ना हम लोगों ने कि मॉडरेटर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? हेवी वाटर या फिर ग्रेफाइट का यूज। तो काम करते, पढ़ ही लेते, क्या दिक्कत है। इन द फ्यूजन प्रोसेस द जनरेटर न्यूट्रॉन्स हैव एक्सट्रीमली लार्ज काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत हो गया। हेंस दे विल एस्केप फ्रॉम दी रिएक्टर। वो इतना तेज काइनेटिक एनर्जी होता है कि वो रिएक्टर से बाहर निकल जाएंगे। टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स मॉडरेटर्स आर यूज्ड। द कॉमनली यूज मॉडरेटर्स आर क्या? हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट, वो यूज किया जाता है। व्हेन न्यूट्रॉन कोलाइड्स विद द ड्यूटेरियम एटम, इट्स कोलिजन विथ ड्यूटेरियम एटम इज ऑलमोस्ट इलास्टिक। मतलब उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है, तो जाहिर सी बात है अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी ड्यूटेरियम को भी देगा वो। देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ड्यूटेरियम एटम। अरे D2O ड्यूटेरियम के एटम से ही ना बना है। हाँ, तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे
और न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी काफी कम हो जाएगी। कंट्रोल रॉड्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना घटाना होता है तो वो कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया जाता है। वो किसका बनता है? कैडमियम या बोरोन का बनता है। ठीक है, हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। कूलेंट, अरे वही जो गर्म होके जाके उधर पानी गर्म करता है। तो बताओ कूलेंट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? लिक्विड सोडियम या फिर क्या, वाटर, दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। रिएक्टर शील्ड, टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में जो हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं, खाली उसका फ्यूजन ही थोड़े हो रहा है, उसमें रेडियो एक्टिविटी भी तो हो रही है। उसकी वजह से अल्फा बीटा गामा सब डीके हो रहा है, तो वो रेडिएशन जो है वो बाहर ना निकले, इसके लिए रिएक्टर का जो कोर है, कोर का मतलब हुआ जहां रिएक्शन हो रहा है, इज सराउंडेड बाई अ थिक कॉन्क्रीट वॉल कॉल्ड दी क्या, रिएक्टर शील्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड ने जो अगर ये पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, बोलेगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन डिटेल, तो वो फोटो बनाएंगे और उसके बारे में सारा कुछ हम लोगों ने जो पढ़ा उसको लिख देंगे 5 नंबर में। फिर आपका 2014 में पूछा कितने नंबर में? 3 नंबर में पूछा, व्हाट आर दी यूटिलिटीज ऑफ क्या, मॉडरेटर, कूलेंट एंड कंट्रोलिंग। तो हम लोग बता देंगे कि उनके रूप में क्या क्या इस्तेमाल होता है और उनका काम क्या होता है। ठीक है, कल जो है देखो हम लोग मिलते हैं 1 बजे। नहीं रहने दीजिए, वो आप भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो सब देख लेगा। ठीक है, नहीं चुप रहो, बहस करने से फायदा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि कल हम लोग मिलेंगे कितने बजे? कितने बजे छुट्टी हो रहा है? अरे यार, तो क्या कौन सी कर रहा है सब? स्कूल वाला पढ़ा रहा है सब। अरे यार 2-2 घंटा पढ़ लें, 3 दिन में इधर भी खत्म हो जाता है। 2 बजे से कर दें, चाहते हो 2 से 4? नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कहाँ कहाँ से सब आता है। पॉसिबल 1 से 3 ही हो सकता है, 2 से 4 पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं मत करिए, अरे मना बहुत, बंद करो इसको। मैं बोल रहा हूँ आप दे दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है।